हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है आईबीपीएस के फॉर्म के बारे में। एसओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड हमें इसमें वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं कि काफ़ी वैकेंसीज इस बार आई है। क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारी वैकेंसीज आई है तो हो सकता है कि इस ईयर काफ़ी कम आए, बट फिर भी थोड़े जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। एंड हो सकता है कि जब बाद में कुछ बैंक्स हैं वो अपनी वैकेंसीज ऐड कर देंगे तो जब आरटीआई आएगी तो उससे भी हमको पता लग जाएगा। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं जैसे आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, राजभाषा लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इनकी वैकेंसीज आई है। थोड़े से हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे आपकी लास्ट पेमेंट डेट जो यहाँ बताई है वो 21 है, तो मोस्टली जो है 21 जुलाई ही आपकी लास्ट डेट होगी क्योंकि पेमेंट आप उस टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन जब हम अप्लाई करें तो उसमें डिफरेंट डेट है, तो हो सकता है कि जब वहाँ ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हो तो डिफरेंट डेट दे दी हो। ठीक है, तो आपका जो प्रिलिमिनरी डाउन मतलब कॉल लेटर आएगा डाउनलोड करने के लिए वो भी अगस्त में ही आएगा। तो एग्ज़ाम से 1-2 वीक पहले आएगा, इन्होंने डेट नहीं दी है, बट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जो जैसे इन्होंने बताया है तो 30 अगस्त को ही जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा एंड सितंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा। मेन आपका ये समझ लिए मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नवंबर में आएगा और नवंबर में ही इन्होंने कहा है रिज़ल्ट देगा। तो नवंबर ज़रूरी नहीं नवंबर में ही आए, बट अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है एंड आपका इंटरव्यू दिसंबर या जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट भी जनवरी फरवरी में आ जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपकी जो जॉइनिंग भी है वो शायद थोड़ी-सी मतलब जो है जल्दी हो जाए, और अगर नहीं भी होती है तो एटलीस्ट आपके पास मतलब ये है कि आप जैसे कई स्टूडेंट्स मैंने देखा वो नोटिस पीरियड के चक्कर में थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम आया। तो आपकी जो जॉइनिंग है वो तो मार्च में होगी नहीं क्योंकि मार्च एंडिंग होती है। तो जैसे ही आपका अलॉट मतलब जैसे ही पता लगता है कि आपका रिज़ल्ट आ गया, आपका अलॉटमेंट होता है, तो आप वहीं से नोटिस ज़रूर दे दें, आप वेट ना करें, ठीक है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसे बाद में मुझे पता लगा कि उन लोगों ने नोटिस नहीं दिया है, तो उनको प्रॉब्लम फेस करने को जो है मिला है। ठीक है, तो अभी अभी आप देख लीजिए कि हमारी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन-सी, ये सारी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो हम यहाँ पे मतलब जो इस नोटिफ़िकेशन में पार्ट ले रही हैं, ठीक है? तो ये सारी बैंक्स हैं, इनकी वैकेंसीज़ अगर नहीं है तो वो ऐड हो सकती है। आप ये अभी नई बेसिक पे आप देख लीजिए 48,480, तो 48,480 ये आपकी नई बेसिक पे है, ₹2000 आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है और फिर धीरे-धीरे इंक्रीमेंट भी इंक्रीज़ होता है। अगर आप जेआईबी और सीआईबी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 3 इयर्स का इंक्रीमेंट ऑलरेडी मिल जाएगा, यानी कि आपको आपके बेसिक में ₹6000 जो है ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आप जॉइन करेंगे तो आप जेआईबी, सीआईबी अगर करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। एज देख लीजिए, एज 30 इयर्स है और बाकी रिलैक्सेशंस जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको ये रिलैक्सेशन मिलता है तो आप रिलैक्सेशन जो है ज़रूर लीजिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए, आईटी ऑफ़िसर में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। कौन-कौन सी इंजीनियरिंग है यहाँ पे मेंशन है एंड अगर आपके पास मतलब डीओई एसीसी बी लेवल भी है तो भी आप जो है इसमें मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। एईओज़ के लिए आप देख लीजिए कि आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए और राजभाषा के लिए आप ये याद रख लीजिए कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि वहाँ पे आपको स्पेशलाइज़ेशन चाहिए होता है और आपको वहाँ से हिंदी और इंग्लिश वाला जो ट्रांसलेशन है वो भी आना चाहिए एंड कुछ स्टूडेंट जिनके पास संस्कृत है उनको भी मतलब ये चीज़ जो है एक बेनिफिट है कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास इंग्लिश एंड हिंदी भी होना चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है? तो ये एक आप चीज़ ध्यान रख लीजिएगा और एलएलबी होना चाहिए लॉ ऑफिसर्स के लिए एंड एनरोल्ड होना चाहिए। ठीक है, बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, तो जो भी स्टूडेंट जिनका एनरोलमेंट अभी नहीं हुआ है, रिज़ल्ट आ गया है, फ्रेशर्स हैं, तो आप जल्द से जल्द एनरोलमेंट कराने का कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाएँगे। एचआर और मार्केटिंग में आप देख लीजिए और मार्केटिंग में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केटिंग में आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो मार्केटिंग ही होना चाहिए, ठीक है? कई बार स्टूडेंट्स उसमें उन्होंने लिखा नहीं होता तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, तो ये आप चीज़ याद रख लीजिए कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें मार्केटिंग मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए मार्केटिंग में क्या लिखा है तो आप ये पढ़ लीजिए। आप देख लीजिए आपका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2025। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी वो है यहाँ से स्टार्ट होगा 21 जुलाई। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 27 जुलाई हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। अब इसमें एक मज़े की बात ये है कि कंप्यूटर्स उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मेरे पास इस डेट तक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ये बस आपको एक डिज़ायरेबल चीज़ मतलब समझ लीजिए कि आप। तो अगर आपके मतलब जब सिलेक्शन होता है तो जॉइनिंग से पहले भी अगर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे देते हैं तो वो भी इनफ है।
और ये याद रखना कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। एंड सिबिल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सिबिल बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा भी होगा कि एसबीआई बैंक के एक स्टूडेंट जिसका सिबिल बहुत ख़राब था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है एंड कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप पब्लिक मनी से डील कर रहे हैं तो आपका सिबिल भी अच्छा होना चाहिए। हालाँकि ये मुझे लगता है थोड़ा नेगेटिव सा जजमेंट है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपके पास मतलब उतना पैसा नहीं होता, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, बट आपको इम्प्रूवमेंट का टाइम देना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 मंथ्स का टाइम दे दिया कि आप 6 मंथ्स में अपना जो भी आपका क्रेडिट है वो सब आप इम्प्रूव कीजिए, अदरवाइज़ आपको रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से क्लॉज़ दिया जा सकता था। बट अगर फिर भी आपका अगर कोई स्टेटस खराब है या कुछ होना है तो आपको एनओसी वगैरह जो है देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ आप याद रखना कि सिबिल स्कोर जो है आपका इम्प्रूव होना चाहिए। अगर एसबीआई ने ऐसा किया है तो डिफरेंट बैंक्स भी ऐसा कर सकती है। ये आपकी फ़ीस हो गई, ठीक है? कि मतलब कितनी-कितनी फ़ीस अप्लाई होगी। अब देखिए लॉ ऑफ़िसर्स एंड राजभाषा के लिए अलग एक पैटर्न है, इंग्लिश है, रीज़निंग है एंड जनरल अवेयरनेस है। तो ठीक है, ये आप लोग के लिए एक फ़ायदा है कि आपको मैथ्स नहीं देनी है। और यहाँ पे अगर आईटी ऑफ़िसर आ जाए, एईओज़ आ जाए, एचआर पर्सनल, मार्केटिंग आ जाए, तो इनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ऐड किया गया है। इंग्लिश में दोनों में आपको हाफ़ मार्क्स मिलते हैं। तो इंग्लिश में सबका ये मान लीजिए कि एवरेज स्कोर होता है। आप सबसे ज़्यादा जो मेन फ़ोकस कीजिए लॉ एंड राजभाषा में, वो रीज़निंग पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में जो है थोड़ा टफ़ रहता है, तो आपको जनरल अवेयरनेस में स्कोर करने के लिए नहीं मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी रीज़निंग जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद सबके लिए एक प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम होगा 60 मार्क्स का एंड राजभाषा अधिकारी में एक आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका काम ही है ट्रांसलेटेड से रिलेटेड, तो आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड फॉर्म फिल करते टाइम मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक अल्टरनेट नंबर यूज़ करें, जो आप ऑफ़िस नंबर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हैं तो जो आपने नंबर फॉर्म में दिया होता है, वही नंबर जो है बैंक वहाँ पे यूज़ करता है। इंटरव्यू के स्कोर इंटरव्यू के स्कोर की बात कर लेते हैं कि वेटेज रहेगा आपका 80:20, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में होंगे आपके 40%, जो और टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100, मतलब 100 मार्क्स को वो लोग कन्वर्ट करेंगे 20 मार्क्स में, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, कैलकुलेशन इसकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। एईओज़ की वैकेंसीज़ है 310, टोटल 310 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं वैकेंसीज़ के। एचआर के लिए टोटल वैकेंसीज़ 10 है। एचआर की हमेशा कम वैकेंसीज़ आती है, तो आपके पास ये मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि यूआर में 6 वैकेंसीज़ है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं इसमें, ठीक है? तो आप एचआर अगर जिसके पास है, तो वो ये एग्ज़ाम ज़रूर दे। फिर आईटी ऑफ़िसर्स की बात कर लेते हैं। आईटी ऑफ़िसर्स में टोटल 203 है, क्लासिफिकेशन नीचे दी गई हुई है। 86 यूआर की है, ओबीसी 53 एंड ईडब्ल्यूएस 20, एससी/एसटी 30 एंड 14, ठीक है? तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है आईटी ऑफ़िसर बनने का। लॉ ऑफ़िसर्स, देखिए लॉ ऑफ़िसर्स को भी उदास होने की ज़रूरत नहीं कि वैकेंसीज़ कम है, वैकेंसीज़ काफ़ी है कंपेयर टू अदर टाइम। एंड लास्ट ईयर थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा हुई थी, इसलिए हो सकता है थोड़ा लगे। बट अगर आप देखें तो आपके पास 27 वैकेंसीज़ हैं यूआर में, ओबीसी में 15 है, एससी/एसटी में 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली एंड आपका ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसीज़ है। तो ये आपके पास अच्छा चांस है अभी भी। एंड ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ ऐड नहीं हो सकती। जब आरटीआई अप्लाई करेंगे तो उससे भी पता लगेगा कि क्या दूसरी बैंक्स भी जो है हमारी वैकेंसीज़ ऐड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मार्केटिंग में आप देख लीजिए, मार्केटिंग में 350 है, नीचे क्लासिफिकेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। एंड राजभाषा अधिकारी में 78, इस बार भी काफ़ी अच्छी मतलब वैकेंसीज़ आई है। राजभाषा में इतना हाई वैकेंसीज़ भी नहीं आती है। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप डेफ़िनिटली एग्ज़ाम दीजिए। एंड आपका थोड़ा राजभाषा का वर्किंग भी अलग रहता है, तो आप एंड दूसरा कोई एग्ज़ाम अगर इसके सहारे देना चाहते हैं तो वो भी आपका एक मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए एग्ज़ाम। तो ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम भी दीजिए, सिलेक्शन होता है, आप सेलेक्ट हुई और कोई दूसरा यूपीएससी या किसी का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्कोप है। अब बात कर लेते हैं कि हमें प्रेफ़रेंस कैसे देनी है। जैसे सो फॉर साउथ बेस्ड पीपल हू आर विलिंग टू वर्क इन साउथ ओनली, first your preference should be first Canara Bank, second Union Bank, third you can mark Indian Bank also, and fourth Indian Overseas Bank depending on your own preference. And Punjab and Sindh Bank, one zonal office is there in Chennai, so if they want they can apply for Punjab and Sindh Bank also. Otherwise, then you can opt for like bigger banks. So suppose PNB, like PNB, you can put on fifth number. Then Bank of Baroda, then you can put Bank of Maharashtra,
Bank of India. Then you can put Central Bank in 9th position because it is a very small bank. So it is better if you put at the bottom, because otherwise, suppose some other big banks give some vacancies, then you will be able to get selected in those banks. Otherwise, you will not be able to get selected in bigger banks. So put Central Bank at 9th number. After that, you can put Canada, UCO Bank 10th and Punjab Bank 11th. This is for people who are willing to work in South, means South based people. ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स जो नॉर्थ में काम करना चाहते हैं उन्हें क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए। पहले तो आप सबसे पहले आप पंजाब नेशनल बैंक दीजिए, क्योंकि वो जो बैंक है वो नॉर्थ बेस्ड बैंक ही है, तो आपको नॉर्थ में मिलने का काफ़ी अच्छा चांस है। उसके बाद आप दे दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि अच्छा बैंक है। उसके बाद आप चाहें तो कैनरा बैंक भी दे सकते हैं, और चाहे तो इस आप कैनरा बैंक अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ इंडिया भी दे सकते हैं। हालाँकि कैनरा बैंक एक बड़ी बैंक है, ठीक है? तो मैं ये दोनों आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको बैंक ऑफ इंडिया देना है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र देना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें क्या देना है, ठीक है? और उसके बाद आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे सकते हैं या यूनियन बैंक भी दे सकते हैं। यूनियन बैंक मेरे हिसाब से बेटर है। आप 5th नंबर पे मैं यूनियन बैंक को इसलिए रख रहा हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का एक्चुअली वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है और ट्रांसफर पॉलिसीज़ भी जो मैंने पता किया तो अच्छी है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब बैंक ऑफ इंडिया को 5th पोज़ीशन पे भी रख सकते हैं, ये आपका चॉइस है। बट मेरे हिसाब से ट्रांसफर पॉलिसीज़ अच्छी है, अगर आपको उस हिसाब से काम करना है, वर्क कल्चर अच्छा है, तो आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया जो है बेटर है। ठीक है, तो आप यूनियन बैंक उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रख लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड आप यूको बैंक भी रख सकते हैं। फिर आप इसके बाद इंडियन बैंक रखिए, और उसके बाद जो छोटी-छोटी बैंक्स आपकी रह गई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे लीजिए। जैसे इसमें वैकेंसीज़ है तो आप 9 दे दीजिए, एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक इसको 10 दे दीजिए, इसको 11 दे दीजिए। तो ये आपकी जो है प्रेफ़रेंस रहेगी उन स्टूडेंट्स की जो नॉर्थ में मतलब ट्रांसफ़र चाहते हैं, नॉर्थ बेस्ड में। इन केस अगर कोई मतलब ईस्ट साइड में रहना चाहता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में, तो वो यूको बैंक को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दे सकता है या फिर सेकंड, थर्ड प्रेफ़रेंस दे सकता है, ठीक है? तो क्योंकि अगर आप ईस्ट साइड में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। और जो स्टूडेंट अगर वेस्ट साइड में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर है, क्योंकि वो जो है वो गुजरात की एक बैंक है, तो मोस्टली आपकी जो पोस्टिंग है उसी साइड रहेगी। तो ये आप एक प्रेफ़रेंस जब आप देंगे, तब आप ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। एंड ये मत सोचिए कि मतलब ये बैंक्स की वैकेंसीज़ नहीं है, तो मैं क्यों मतलब अप्लाई करूँ, क्योंकि बाद में आप चेंजेस नहीं कर पाएँगे। तो अगर इन केस सपोज़ कीजिए, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज़ दे दी या पंजाब नेशनल बैंक ने वैकेंसीज़ ऐड कर दी, तो आपको फिर चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर अगर आप सपोज़ कीजिए आप टॉप भी किया एग्ज़ाम और आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही चूज़ किया था, तो जब पीएनबी की वैकेंसीज़ आएगी आपको यही बैंक मिलेगी। ठीक है ना? तो ये आपके लिए जो है नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ को थोड़ा-सा आप देख के समझ के मतलब फिर आप एग्ज़ाम मतलब फिर आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आप बाद में चेंज नहीं कर पाएँगे। अगर पीएनबी की वैकेंसीज़ या बीओबी या कैनरा बैंक की वैकेंसीज़ आती है तो आपको जो है लॉस हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मैं भी कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे ही कुछ मतलब क्वेश्चंस अगर पॉसिबल हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे पाऊँ मेंस के। एंड उधर से आप थोड़ा एमसीक्यूज़ जैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़ा-सा आपको जो है ईज़ी हो जाएगा कि एग्ज़ाम में मतलब किस तरीके से पढ़ना है वो आपको थोड़ा-सा पता लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।